हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी में। अब तक हमने पढ़ा था हिंदी के भाग 2 पढ़ लिए थे उपसर्ग में, भाग 1 और भाग 2। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे और यहीं पर हमारा उपसर्ग समाप्त हो जाएगा। कल से हम प्रत्यय पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, यानी हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसके साथ में पर उपसर्ग लगा हुआ है। परलोक, प्रसाद, प्रकार या फिर पराजय। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो खा प्रसाद तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें पर पूछा है। प्रसाद का तो पहला ही वर्ण प्र बना हुआ है। सेम गा में है, उसमें भी प्रकार बना हुआ है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 2, परलोक और पराजय। तो हम इन दोनों को तोड़ कर देखेंगे। पर जमा लोक, परलोक। दूसरा अगर इसको तोड़ेंगे तो परा जमा जय, पराजय। तो हमारा ऑप्शन घा भी नहीं होगा, ऑप्शन का हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपसर्ग रहित शब्द बताइए। इसमें हमें ये देखना है कि रहित मीन्स होता है कि इसमें कौन से शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ। इट मीन्स ये नेगेटिव पूछ रहा है। इसमें ये नहीं पूछ रहा कि किस शब्द में उपसर्ग लगा है। अगर लगा हुआ होता तो रहित की जगह सहित होता है, लेकिन यहाँ रहित लगा है। रहित मीन्स होता है नेगेटिव, कि कौन सी चीज़ नहीं है। देखते हैं। अनपढ़, पढ़ाई, अछूता या कपूत। अब आप इन सारे शब्दों को हम तोड़ कर देखते हैं। अन जमा पढ़, अनपढ़, यानी कि पढ़ का अपना एक प्रॉपर मीन्स होता है, तो पढ़ के साथ में तो अन उपसर्ग लगा हुआ है। नीचे चलते हैं। देखिए गा को देखिए, अछूता। तो अगर इसको देखें तो इसमें उपसर्ग आ लगा हुआ है। इसका मूल शब्द है छूता, तो इसमें भी उपसर्ग लगा है। घा में देखिए, घा को देखते हैं, कपूत, यानी पीछे से अगर उसको देखेंगे, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि आगे कोई नया शब्द लगा हुआ हो और पीछे मूल शब्द होता है। तो पीछे का इसमें है पूत, तो पूत का अपना एक प्रॉपर मीन्स होता है, तो इसके साथ में का उपसर्ग लगा हुआ है। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है घ, पढ़ाई। अगर इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे, पढ़ जमा आई या प जमाड़ाई, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारा सही आंसर यही होगा, पढ़ाई में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलिए चलते हैं। सुशिक्षित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। सुशिक्षित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुशी नहीं होगा। शिक्षित, अगर इसको हम ऐसे देखें, सु जमा शिक्षित, तो शिक्षित तो हमारा मूल शब्द हो गया। अगला आएगा हमारा ता भी नहीं है। तो सुशिक्षित में हमारा गा ऑप्शन सु उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आचार शब्द, आचार में हम ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ जुल्म हो जाए। जुल्म मतलब कुछ गलत हो हमारे साथ में, उस तरीके से इसका अर्थ होना चाहिए। तो आचार के साथ आप लगा कर देखेंगे। दुर्चार नहीं, निर्चार ये भी नहीं हो रहा, अनचार ये भी नहीं होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा अति आचार, अत्याचार। अत्याचार लगाने, अति लगाने से इसका अर्थ हो जाएगा अत्याचार, जिसका अर्थ होगा जुल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में उपसर्ग लगने से उसका अर्थ बगीचा हो जाता है। अब हमें उपसर्ग में उप ही देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है इनमें जिसके आगे हम अगर उप लगाएंगे तो उसका अर्थ बगीचा हो जाएगा। तो वो शब्द होगा ख, वन, उपवन।
उपवन, वन बनाने, वन में उप लगाने से इसका अर्थ उपवन हो जाएगा। उपवन का मीन्स होता है बगीचा, और किसी के साथ नहीं बनेगा लगेगा। देखिए, और किसी के साथ अगर हम उप लगाएंगे तो उसका अर्थ बगीचा नहीं होगा। जैसे उपहार, मंत्री, उपमंत्री, और कार के साथ लगा हुआ है उपकार। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पसंद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका विलोम शब्द बन जाए। तो हमें देखना है कि पसंद में हम ऐसा कौन सा, इन चारों में से कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, उसको लगाने से उसका अर्थ विलोम हो जाएगा। मतलब जो वो दिया है उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आपसंद, वापसंद, अनपसंद या फिर नापसंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, नापसंद। जैसे कि हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम कहते हैं ये चीज़ हमें बहुत पसंद है, या फिर जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती तो बोलते हैं नापसंद है। तो इसका आंसर ग होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरफ। खुशनसीब शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। मीन्स ये खुशनसीब शब्द है, इसका हमें अपोजिट बनाना है। तो देखिए बना कर देखते हैं। अवनसीब, गैर नसीब, हम नसीब या फिर बदनसीब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गा, बदनसीब। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अंतर्देशीय शब्द का उपसर्ग बताइए। अंतर्देशीय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, हमको ये देखना है। लगा करके देखिए, अब इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अंतर्देशीय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसे मैं आपको बताऊं, चारों को एक्सप्लेन नहीं कर रही, जो इसका ऑप्शन है उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी केवल। इसमें अतः उपसर्ग लगा हुआ है, अतः देशीय, लेकिन वहाँ शब्द है अंतर्देशीय। तो इसका क्या होगा, जो पीछे विसर्ग लगा हुआ है अतः के साथ में, इसका हम रा बना देंगे, तो ये हो जाएगा अंतर्देशीय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पुरातत्व शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पुर, पुरह। देखिए खा ऑप्शन जो है पुर, इसके नीचे एक छोटी सी डॉट लगी हुई है, इसको बोलते हैं हलंत। किसी भी शब्द के साथ में जब हलंत लग जाता है तो वो शब्द आधा बन जाता है। तो ये है आधा शब्द, आधा रा। तो नेक्स्ट गा में है पुरा, घा में है पुरात। तो इसके साथ में लगा हुआ है पुरा उपसर्ग, पुरा जमा तत्व, पुरातत्व। ऑप्शन गा इसका सही आंसर होगा। किसी भी शब्द को देखिए, जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे कि कौन सा शब्द किस तरीके से अधूरा होता है, किस तरीके से पूरा होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ। अब हम देखेंगे किस शब्द, ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में जिसमें सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ। संस्कार, संभव, संगम या फिर समकालीन। देखिए अगर इसको हम लिखते हैं, अगर हमें ये तोड़ना होता है तो सम जमा कार तो हो जाएगा संस्कार, सम जमा भव संभव, सम जमा गम संगम। तो हमारे पास बचता है केवल समकालीन। समकालीन शब्द ऐसा है जिसमें सम उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। आमरण को अगर हम देखें तोड़ कर देखते हैं तो आ जमा मरण इस तरीके से बनेगा। अगर अब हमें ये देखना है कि ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है। मूल शब्द है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, यह योग ऋण है। इसमें पूछा है आ क्या है, आ मरण पूरा नहीं पूछा है। तो आ हमारा इसमें उपसर्ग है, क्योंकि इसका मूल शब्द है मरण, मरण के साथ में आ उपसर्ग लगाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए ये बताना है कि स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि स्वयंवर को तोड़ने पर बनेगा स्वयं जमा वर, स्वयंवर। तो इसमें हमारा ऑप्शन का लगा हुआ है स्वयं, स्वयं में वर लगा दिया, वर में स्वयं लगा दिया, सॉरी, वर में स्वयं लगाने पर यह बन गया स्वयंवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। पर, परा या प या पराज। तो अगर हम पराजय को तोड़ेंगे तो बनेगा परा जमा जय, पराजय। देखिए जय का मतलब होता है विजेता और उसके आगे हमने परा लगा दिया तो इसका मतलब हो गया हारना, पराजय। तो इसके साथ में परा उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए ऑप्शन खा इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमान शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब हमको ये देखना है अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, अव, अन, अप या फिर उप। तो हम जब अपमान शब्द को तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से टूटेगा, अप जमा मान, मान के साथ में अप उपसर्ग लगा हुआ है। इसका मतलब है हमारा ग ऑप्शन ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्व्यवस्था शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर्व्यवस्था में देखिए कौन सा होगा। अगर हम दुर्व्यवस्था को तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से होगा, दुर जमा व्यवस्था। तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर ऑप्शन का इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आत्म शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सॉरी ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं था, ये क्वेश्चन है आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, आत्मीय, आत्मनिर्भर, परमात्मा या आत्मसम्मान। इसका सही होगा, इसमें पूछा है आत्म उपसर्ग, आत्म हमें उपसर्ग बताना कि किसमें उपसर्ग नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गा परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को अगर हम अलग अलग करेंगे तो इसका होगा परम जमा आत्मा। तो आत्म इसमें पीछे लगा हुआ है, वो प्रत्यय है, इसका उपसर्ग होगा परम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, परमात्मा शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए वही आगे पिछला वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से, परम, परमा, पर या फिर आत्मा। जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था मैंने कि परमात्मा को इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का परम जमा आत्मा, परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब हम देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अवसाद, ऑप्शन ग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मीन्स स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, स्व, गत, सु या फिर ता। तो स्वागत शब्द में स्व उपसर्ग लगा हुआ है, स्व जमा आगत। इसको अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो स्व जमा आगत, आने का मतलब, आगत का मीन्स होता है आना, तो आने में स्व लगा दिया तो बन गया स्वागत। इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दुशासन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दु, दुर, न या फिर शासन। इसमें ऑप्शन का दुह का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन का इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रति उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, प्रतिपक्ष, प्रगति, प्रत्यागमन या फिर प्रकाश। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो दो, देखिए प्रगति तो नहीं होगा, घा ऑप्शन हमारा बिल्कुल कट जाएगा, और
और खा भी कट जाए। खा और घा तो हमारे नहीं होंगे क्योंकि उपसर्ग पूछा है प्रति। अब हमारे पास ऑप्शन 2 बचते हैं, क और ग। प्रति, प्रतिपक्ष या फिर प्रत्यागमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, प्रतिपक्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुर्गम में उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो दुर्गम शब्द में जुड़ा हुआ है? तो इसको हम देखते हैं। देखिए थोड़ी सी, इसका आंसर है ऑप्शन ख, दुर्गम में दुर। ये रा मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको थोड़ी देर पहले। अगर रा के नीचे इस तरीके से लगा हुआ है, इसको हलंत बोलते हैं। हलंत लगने का मतलब है कोई भी शब्द अपने आप में वो पूर्ण नहीं है, ये अधूरा शब्द है। तो इस रा को ऊपर दुर्गम में ऊपर उड़ा दिया गया है, तो ये हो गया दुर्गम। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ख होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूलदान में मूल शब्द कौन सा है? फूल या दान, का और खा दोनों, या फिर कोई नहीं। देखिए अगर हम फूलदान को तोड़ के देखेंगे तो फूल जमा दान, तो इसमें हमारा मूल शब्द फूल होगा, क्योंकि दान तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रखने के सामान के लिए यहाँ पे दान का यूज हुआ है। दान एक तरीके से वो भी होता है जैसे कि हमें किसी को कुछ देना है, वो भी दान होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। इस टाइप के जो नंबरिंग के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कन्फ्यूजन करते हैं कि क्या है कितना है, और अक्सर हम अपनी तैयारियों में इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। उपसर्ग पढ़ना है तो हम उपसर्ग पढ़ते हैं, लेकिन नंबर अगर आएगा तो नंबरों को छोड़ देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ, 5। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी। देखिए हिंदी के और संस्कृत के तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। अंग्रेजी के उपसर्ग इस तरीके से होते हैं, जैसे किसी के आगे सब लगा दिया, सब डिवीज़न, जैसे डिप्टी लगा दिया, ये होते हैं अंग्रेजी के। और उर्दू फारसी के भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें सब मिला जुले बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्द, शब्दांश, मूल शब्द या फिर उपरोक्त सभी? तो उपसर्ग को हम केवल शब्दांश बोलते हैं, क्योंकि शब्द के साथ में लगते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम किसी भी उपसर्ग को जैसे लगा कर रख देंगे, उप, नव, इसका कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्ग को शब्दांश बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू और फारसी भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमें नंबर वाले ज़रूर ही याद रखने हैं। पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं या फिर हमसे छूट जाते हैं। उर्दू और फारसी के उपसर्गों की संख्या 19, 21, 25 या फिर 17। इसका सही आंसर होगा 19। उर्दू और फारसी के उपसर्गों की संख्या 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 उपसर्ग लगे हुए हैं? सरताज, पर्यावरण, पुनर्जन्म या फिर चिरकाल? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण। पर्यावरण में 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, परि जमा आ जमा वरण। ये 3 से मिलकर बना है। परि एक उपसर्ग है, इसमें दूसरा उपसर्ग है इसमें आ, इसका तीसरा मूल शब्द है वर्ण, तब इसको मिला करके बनाया गया है पर्यावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल शब्द के शुरू में लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय, धातु, उपसर्ग या फिर उदाहरण? जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो मूल शब्द के शुरू में लगने वाले शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले ही लगाए जाते हैं, शुरू में ही लगाए जाते हैं। जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं।
अब इनको कैसे याद करना है ये मैं आपको कल प्रत्यय की क्लास में बताऊंगी कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अब हम चौराहा को तोड़ करके देखेंगे। चौ जमा राहा, राह का मतलब होता है रास्ता, तो ऐसी रास्ता जो चारों दिशाओं की ओर जाए उसे चौराहा बोलते हैं। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है चौ। ऑप्शन का सही होगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उपसर्ग मार्ग से पूर्व लगने पर उसका अर्थ गलत रास्ता हो जाता है। मीन्स मार्ग तो हमें दिया हुआ है कि एक मार्ग है, अब हमें उस मार्ग का इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत रास्ता बनाना है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, सुमार्ग, निमार्ग, अनमार्ग या फिर कुमार्ग। तो हम मार्ग से पहले कुमार्ग लगाएंगे। ऑप्शन का हमारा सही होगा। मार्ग से पहले कुमार्ग लगाने से उसका अर्थ गलत रास्ता हो जाता है। अगर इसके आगे हम सु लगा देते सुमार्ग तो हो जाता उचित रास्ता। चलिए, नी और अन का इसमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय शब्द में कौन सा शब्द जोड़ने पर उसका अर्थ हार हो जाता है। मतलब जय मीन्स विजेता या जीतना होता है। अब जीत तो गया, जीत मीन्स जय मीन्स जीतना होता है। अब हमको इसको हार में परिवर्तित करना है। देखिए कैसे करेंगे। पर जमा जय, पर जय नहीं होता कोई शब्द। वी जमा जय विजय होता है, तो विजय का मतलब भी विजेता होता है, जीतना होता है। नी जमा जय ये तो कोई शब्द नहीं होता, तो इसका हमारा आंसर होगा ख सही, पराजय। पराजय का मतलब हार होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको कल या परसों में भी पढ़ाया था। विज्ञान, विज्ञान को अगर हम तोड़ेंगे तो वी जमा ज्ञान विज्ञान हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन का विज्ञान। हाजिर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ अनुपस्थित हो जाएगा। हाजिर का मतलब होता है प्रेजेंट होना, तो हमें इसको एब्सेंट बनाना है। तो देखिए अनुपस्थित मीन्स होता है एब्सेंट होना, तो हम इसमें कौन सा शब्द लगाएं, कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ अनुपस्थित हो जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग गैर हाजिर। थैंक यू। बस आज की क्लास इतनी ही, यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जल्दी ही आपको, अभी डेली की एक क्लास हो रही है, जल्दी ही आपको इससे ज़्यादा क्लास मिलने लग जाएंगी।